एट पे कमीशन वापस से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सैलरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, आगे फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बाग, डीआरडीओ, इसरो जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन में उनकी सैलरी 8वाँ पे कमीशन में क्या होगी और करियर प्रोग्रेशन किस तरीके से इन टर्म्स ऑफ सैलरी जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, एक्यूमेन में आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं या ऐसे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लियरली पता हो कि आगे फ्यूचर में किस तरीके से यहाँ पे आपका सैलरी या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो सकती है। सो सबसे पहले आर्टिकल समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, काफ़ी प्रेस्टिजियस पेपर है। 8वाँ पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर ये बता रहे हैं कि डबल हो जाएगी सैलरी लगभग-लगभग 7 साल में। तो क्या हिसाब यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अभी फिटमेंट फैक्टर अनाउंस नहीं हुआ है। 8वाँ पे कमीशन की जो कमिटी थी, वो नवंबर के महीने में लगभग-लगभग बनी थी। नवंबर के महीने में बनने के बाद ऐसा बताया गया था कि लगभग 18 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। 1 जनवरी 2026 से 8वाँ वेतन आयोग जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना है। हर 10 साल में वेतन आयोग बदलता है। इससे पहले 1 जनवरी 2016 को 7वाँ वेतन आयोग लगा था, यानी 7th पे कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 7 सीपीसी भी कहते हैं। आज की डेट में 7 सीपीसी में मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, वो लगभग उनकी सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अब इस समय एक समय के बाद 10 साल के बाद क्या होता है कि डीए इतना बढ़ जाता है, जैसे आज की डेट में लगभग 60% जो है वो डीए है। जो भी कैलकुलेशन होती है वो बेसिक पे के माध्यम से होती है। तो जब ये 8वाँ वेतन आयोग लगता है या कोई भी वेतन आयोग लगता है, उसमें एक फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन होती है। ये फिटमेंट फैक्टर को सीधे-सीधे बेसिक पे में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे आपका न्यू बेसिक पे बन करके आता है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है इस आर्टिकल के माध्यम से। जैसे जो लेवल 1 पे सैलरी होती है, वो होती है 1800। अब अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ, इसरो, तो आप लेवल 10 पे आते हो। तो ये जो बेसिक पे 18,000 लेवल 1 पे होती है, लेवल 10 पे ये 56,100 के करीब ये बेसिक पे का स्केल होता है, लेवल 10 पे साइंटिस्ट की पोजीशन पे। इन साइंटिस्ट की पोजीशन पे जाने के लिए आपको गेट एग्जाम क्लियर करना होता है अच्छे मार्क्स के साथ। कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, एनपीसीआईएल है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको साइंटिस्ट बनने में मदद करती है। सबका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होता है। अब बेसिक पे में जैसे अगर आप 56,100 जो बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर इस आर्टिकल में 2.1 बताया गया है। तो इन्होंने 18,000 के हिसाब से समझाया है। तो 18,000 के हिसाब से अगर आप 2.1 को देखो, तो 2.1 के हिसाब से ये 37,800 के करीब बन रहा है। अब अगर आप साइंटिस्ट लेवल 10 की पोजीशन, जो आपके लिए एंट्री पोजीशन हो सकती है, तो 56,100 में अगर आप 2.1 मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग-लगभग ये 1,17,000 के आस-पास ये बन के आता है। तो जो बेसिक पे होती है, वो काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। लेकिन ग्रॉस सैलरी का कैसा होता है कि अभी जो बेसिक पे है, जैसे आज की डेट में मान लीजिए कोई एंट्री पे 56,100 रुपए ले रहा है। अब उसमें 60% डीए होता है। जिस समय 8वाँ वेतन आयोग लागू होगा या कोई भी वेतन आयोग लागू होता है, उस साल पे जो डीए हो जाता है वो 0% हो जाता है। एचआरए रहता है। एचआरए आपका 24% जो टॉप कैटेगरी की सिटीज़ है और 18% जो लोअर कैटेगरी की सिटीज़ है, वहाँ पे कैलकुलेट होता है। जो भी कैलकुलेशन होती है लगभग-लगभग बेसिक पे से कैलकुलेट होता है। तो अगर बेसिक पे 1,17,000 हो जाएगी, तो पहले साल यहाँ पे आपको डीए 0% मिलेगा, लेकिन एचआरए वगैरह मिलेगा। तो अभी की जो इन हैंड सैलरी आती है, उससे अच्छा खासा बढ़ा हुआ पैसा आपको अकाउंट में मिलने लगेगा फ्रॉम डे वन। दूसरी बात, इस बार क्या रिकमेंडेशन किया गया है, मतलब ये रिकमेंडेड है। जैसे जब कमेटी बनती है, तो जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो कमेटी कई लोगों से कंसल्टेशन लेती है, सलाह लेती है। तो कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सलाह देती है, हर किसी से सलाह तो नहीं लेंगे। तो जिनसे सलाह लेते हैं, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, एनसीजेसीएम, एनएफपीई, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मोटा-मोटा जो एनुअल इंक्रीमेंट प्रपोज किया है, वो 6 से 7%, 5 से 7% आपका किया है। अब अगर आप इसको लोअर साइड पे भी माने कि डीए हर साल 4% मान लीजिए बढ़ रहा है। अभी डीए जो है वो आपका बढ़ रहा है 3% के रेट से।
तो हर साल 3-3 बढ़ करके आता है। इसको आप ऐसा सोचिए कि आज से 10 साल पहले जिसने 2016 में नौकरी जॉइन की होगी, उसके बेसिक पे आज की डेट में उससे 30% अधिक, लगभग 3-3% हर साल जोड़ते हुए लगभग 30% आपका एक्स्ट्रा डीए जो है आपके बेसिक पे के हिसाब से आपका बनता जाता है। अब यहाँ पे जो डीए में इंक्रीमेंट है वो 4% 5% अगर होता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, क्योंकि ये बेसिक पे का परसेंटेज होता है, तो हर साल आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप ब्रॉडली सोचो, जैसे कई लोगों से नेगोशिएट करते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, तो कई लोग ये तर्क देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट थोड़ा-सा स्लो रेट पे होता है। तो वो कौन-सा रेट होता है? वो 3% वाला होता है। अभी क्या बात हो रही है? अभी ये बात हो रही है कि इस रेट ऑफ इंक्रीमेंट को बढ़ाया जाए। अगर सबसे ऊपर देखें तो 7% है, नीचे देखें तो 5% है। इस आर्टिकल में 4% पकड़ करके इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया हुआ है। जैसे ये लेवल आपका कौन-सा है? लेवल 1 है, तो 18,000 का बेसिक पे अगर आप देखें तो 37,800 हो जाएगा। ये कहाँ से आता है? ये 2.5% 2.1% फिटमेंट फैक्टर मान करके माना गया है। अब यहाँ पे 1 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2026 को ये ग्रॉस सैलरी हो गई, 1 जनवरी 2027 को 4% इसमें और बढ़ गया। तो आपकी ग्रॉस सैलरी कुछ इस तरीके से दिख रही है और 11% यहाँ पे एनुअल इंक्रीज़ दिख रहा है। तो जब आप इंजीनियरिंग करते हैं और एंट्री पॉइंट पे लेवल 10 पे आते हैं, तो यहाँ पे ये सारे नंबर काफ़ी बड़े नंबर आपके बनते हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिल कर के आती है। दूसरा रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है कि हर जब भी डीए लगभग 25% हो जाए, तो 25% होने के बाद उसको बेसिक पे का ही कंपोनेंट बना लिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अभी इंडिपेंडेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक पे ₹10,000 है, तो 10,000 का एचआरए कितना हुआ? ₹2400 हुआ अगर आप ग्रेड टॉप ग्रेड की सिटी में हैं। अब अगर डीए जल्दी-जल्दी बेसिक पे में मर्ज हुआ, तो जो आपके अदर अलाउंसेस होते हैं, जो बेसिक पे पे डिपेंड करते हैं, तो बेसिक पे पे डिपेंड होने वाले जो भी आपके अलाउंसेस हैं, अगर बेसिक पे ज़्यादा होगी, तो उस पे लगने वाला परसेंटेज का आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल 8वें वेतन आयोग के बाद जो आपकी सैलरी है गवर्नमेंट जॉब्स की, वो काफ़ी अच्छी रेट से बढ़ेगी और एक स्टार्टिंग सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, खासकर लेवल 10 लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो। अब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में खासकर साइंटिस्ट जैसी पोजीशन पे जाना है, तो गेट एग्ज़ाम के लिए आप कंसिडरेशन कर सकते हो, गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो पीएसयूज़ होते हैं, वो भी लगभग-लगभग पीएसयू में डायरेक्टली वेतन आयोग नहीं लागू होता है, लेकिन लगभग-लगभग सैलरी जो है वो मैच्ड ही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ायदा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ़ायदा होता है, तो धीरे-धीरे पीएसयू में भी आ जाता है, पीएसयू से स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाता है। तो कभी भी पे कमीशन जब लगती है, तो इसका ओवरऑल बहुत ब्रॉड इम्पैक्ट होता है, हर प्रकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को पीएसयू के एम्प्लॉयी को। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए या कंसीडर कर रहे हैं, आपने जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने गेट का नाम सुना है और सोचते हैं कि गेट का प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे एक फैक्टर आपके लिए शायद आपको फैसला लेने में हेल्प करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर बात ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।